नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज चैप्टर 7 का 6th पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर तक हमने टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, उसका डायरेक्शन सब कुछ देख लिया है। हम यहाँ से थोड़ा इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज क्या होती है आपने ऑलरेडी आगे देख लिया, फिर भी बता देता हूँ। वो बॉडीज जिन पे आप कितना भी फोर्स लगाएं वो डिफॉर्म नहीं होंगी, उनमें कोई शेप चेंज नहीं होगा, उससे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। ठीक है, सॉरी रिजिड बॉडीज बोलेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या है? तो अ रिजिड बॉडी इज वन फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स डू नॉट चेंज इवन दो दे मूव। दैट इज डिफॉर्मेशन नहीं होगा, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द particles will not change. Under the influence of an external force, a rigid body can execute two kinds of motion. अगर आप फोर्स लगाओगे तो दो मोशन, ऐसा भी होता है कि वो आगे भी बढ़ेगा और रोटेट भी होगा। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, और दूसरा रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस। दो, ट्रांसलेशन मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, और दूसरा रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस। The word equilibrium is related to the Latin word libra, which means equilibrium. Libra एक सन साइन भी आती है, जिससे आपको पता होगा वो तराजू लेके हाथ में खड़े रहते हैं, बराबर है। तो उससे वर्ड आया equilibrium। ठीक है। A rigid body is said to be in equilibrium if both the linear momentum and angular momentum of the rigid body remains constant with time. अगर उसका लीनियर मोमेंटम दैट इज वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम दैट इज रोटेशनल वेलोसिटी है जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, अगर दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम में। हेंस फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो। लीनियर, क्योंकि कोई भी बॉडी होती है वो एन पार्टिकल से बनी होती है, और हम ऐसा मानते हैं कि उसका पूरा मास जो है कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? सेंटर पे। तो जो पूरा बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, या फिर जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन। एंड ऑल्सो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस वुड बी जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो। तब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों बॉडीज हैं वो किस में होनी चाहिए? रिजिड बॉडीज। क्लियर हो गया? पक्का? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बात करी कि दो इक्विलिब्रियम है, तो सबसे पहला कौन सा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने खींचा, इधर से मेरे फ्रेंड ने खींचा, बट अगर इधर से मैं ज्यादा खींच रहा हूं तो वो इस साइड आएगा, इधर से मेरा फ्रेंड ज्यादा खींच रहा है तो इस साइड आएगा। बट दोनों इक्वल फोर्स से खींचेंगे तो नो डाउट दोनों फोर्स लग रहे हैं, बट इसका मूवमेंट नहीं होगा। सेम टू सेम, अभी कोई इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, वो भी इक्वल फोर्स है। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे या रिजिड बॉडी पे कितना भी फोर्स अप्लाई करो, बट उनका सबका सम, रिजल्टेंट मतलब सम ही होता है, जीरो। अदरवाइज दे वुड प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर जीरो नहीं होगा तो फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास तो कभी, और मास तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा उस हिसाब से। तो हैंस फॉर तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जैसे हमने बात क्या करी? सम ऑफ एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी जीरो। और आपको पता है कि फोर्सेस तीन साइड से लगते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द जेड एक्सिस। तो मतलब समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो एंड समेशन एफ जेड जीरो। अभी समेशन एफ एक्सटर्नल को हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू ए सी एम। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई बेटा, क्या बात हुई? कि कोई भी रिजिड बॉडी होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही पूरे बॉडी का एक्सेलरेशन, तो एसीएम। ओके, एसीएम को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीवीसीएम बाय डीटी, डी बाय डीटी ऑफ वीसीएम। डी बाय डीटी ऑफ वीसीएम मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, तो एसीएम मतलब डीवीसी, डी बाय डीटी ऑफ वीसीएम। अब डी बाय डीटी ऑफ वीसीएम कब जीरो होता है? मतलब किसी का भी डिफरेंशिएशन ये देख लो कब जीरो होगा? जब वो पर्टिकुलर पार्ट कांस्टेंट हो तब।
मतलब क्या हो गया, VCM कांस्टेंट है। This implies that a body in translation equilibrium will be either at rest, जीरो मतलब जीरो, और in uniform motion मतलब V is equal to constant, ठीक है। Now if the body is at rest it is said to be in static equilibrium, static पढ़िए। But if the body is in uniform motion along a straight path, it is in dynamic equilibrium। क्लियर हो गया, पक्का बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो दूसरा हमने क्या देखा था बेटा? दूसरा हमने देखा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। The resultant of torque due to all the forces acting on the body about any point must be zero। जैसे लीनियर दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? टॉर्क होगा। अदरवाइज दे वुड प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, वरना वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। हेंस फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? टॉर्क एक्सटर्नल, टॉर्क एक्सटर्नल, वहां पे फोर्स एक्सटर्नल, यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल। टॉर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला RI क्रॉस FI एक्सटर्नल जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द चॉइसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज अनइम्पोर्टेंट। हाँ ये बात है, मैं समझा रहा हूँ। देखो कि अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ आपने थोड़ी देर के बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया है, यहाँ पे देखो, और ये वाला पार्टिकल और दो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इससे R1 दूर है, ये वाला पार्टिकल इससे R2 दूर है। अब यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, अब दोनों का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, हो गया। बट नेट जो समेशन होगा वो सबका क्या होगा? फिक्स होगा। क्योंकि देखो इसको जब आप मूव कर रहे हो तो इस ये जैसे ही आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया तो R2 का डिस्टेंस भी चेंज हुआ तो R1 का भी चेंज हो जाएगा ना, such that के नेट उसका क्या होगा? जीरो। That is, if the total torque is zero about any point, then it will be zero about any other point when the body is in equilibrium। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन लीजिए, उनमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। ओके डन, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, सो बेसिकली इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं। पहला इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल और तीसरा न्यूट्रल। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है फिर भी बता दो, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। A body is said to be in stable equilibrium if it tends to regain its equilibrium position after being slightly displaced and released। In stable equilibrium, a body has, देखो ये चीज समझो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और उसका सेंटर ऑफ मास गोज हायर व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस। कहीं से भी डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर चला जाएगा, हायर। तो अनस्टेबल क्या होगा? A body is said to be in unstable equilibrium if it gets further displaced from its equilibrium position after being slightly displaced। यहाँ पे क्या होगा? It tends to regain its equilibrium, जहां पे था वही पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे वो further displace हो जाएगा। ओके, in unstable equilibrium a body possesses maximum potential energy। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है एंड इट्स सेंटर ऑफ मास गोज लोअर। स्टेबल में क्या था? अब हायर जा रहा था, यहाँ पे लोअर हो जाएगा। और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इफ अ बॉडी स्टेज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इवन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, रिलीज करने के बाद भी वहां पे आ जाएगी, इट इज सेड टू बी इन न्यूट्रल पोजीशन। व्हेन अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, its center of mass is neither raised nor lowered and its potential energy remains constant। सेंटर ऑफ मास को कुछ नहीं होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास उसका क्या बोलेंगे? ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एज इट इज रहेगा। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ना तो ज्यादा होगी ना तो कम होगी, वो एज इट इज रहेगी, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, लिखना है तो ही लिखना है, सबको कंपलसरी नहीं है। मे भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब का जो हमारा टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, बस यही टॉपिक हमें पढ़ना है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अब आपने ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ लिया जिसका नाम है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा, है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू व्हाट? दिस हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब इनर्शिया इज व्हाट? इट इज द मेजर ऑफ मास। आप मास को मेजर किससे कर सकते हो? बाय इनर्शिया। सॉरी, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हो? मास से। जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। जैसे मैं हूं पतला सर का, मैं अगर एक जगह पे बैठा हूं ये चेयर पे, और दूसरा मेरे से डबल वेट वो चेयर पे बैठा है, दोनों पे आप फोर्स लगा रहे हो, बराबर है। मेरे पे कम फोर्स में ही मैं हिलना स्टार्ट हो जाऊंगा, मतलब मेरा इनर्शिया कम है, मतलब मेरा मास कम है। वेरएस जो हैवी बंदा है उस पर फोर्स लगाओगे। हाँ, डिपेंड्स के मैं हम दोनों सेम कुर्सी पे बैठे हैं, आप बोलोगे सर वो रोलिंग चेयर पे बैठा हुआ तो इजीली मूव, ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सेम चेयर पे बैठा है, राइट? ओके, सो इनर्शिया ये पता था। तो इनर्शिया किसके कारण होता है? तो वो लीनियर, दैट इज ट्रांसलेशन फोर्स, आप जैसे आगे पीछे धक्का लगाते हो वो। अब सेम टू सेम ऐसा ही अगर फोर्स की जगह पे टॉर्क लगेगा तो वो रोटेशनल मोशन होगा, तो वहां पे रोटेशनल इनर्शिया होना चाहिए, तो वो रोटेशनल इनर्शिया नहीं होता है, उससे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे रोटेशनल फोर्स नहीं बोलते हम उसको टॉर्क बोलते हैं, वैसे ही रोटेशनल इनर्शिया नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, according to Newton's first law of motion, every body continues to its state of rest or uniform linear motion unless an external force acts on it to change the state. This inability of a body to change by itself, वो खुद से चेंज नहीं कर सकता, its state of rest or of linear motion is called inertia। खुद से वो state of rest या state of linear uniform motion वो चेंज नहीं कर सकता, इसको को बोलते हैं inertia। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। Similarly, a body rotating about a given axis tends to remain in state of uniform rotation unless uniform rotation क्या बोला है? Similarly, a body rotating about a given axis, कोई भी फैन पकड़ लो, बराबर है, फैन अभी धीरे घूम रहा है, तीन पे आपने अपना रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर रखा है, घूम रहा है, तो वो तीन पे ही घूमेगा, तीन पे ही घूमेगा, तीन पे ही घूमेगा, बराबर है। बट अगर आपने रेगुलेटर की स्पीड बढ़ा दी तो until and unless an external torque is applied on it to change the state, अगर आपने 3 की जगह 4 किया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और 4 की जगह पे आपने कम कर दिया तो कम हो जाएगी। वेरस मान लो वो स्टॉप ही है, स्टॉप ही है, फैन स्टॉप है, जब तक आप उसकी स्विच चालू नहीं करोगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं दोगे, तब तक वो मूव नहीं होगा। दिस property of a body by virtue of which it opposes the torque tending to change its state of rest or uniform rotation about an axis is called rotational inertia or moment of inertia। क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। अभी नाम तो है बट उसको एग्जैक्ट नाम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, देखो देखो आपका फैन है, आप फैन बंद होता है तो हाथ से भी घुमा सकते हो, घूमने देगा, मतलब उसका इनर्शिया काफी कम है। बट मैं इसी की जगह पे आप मुंबई के रेलवे स्टेशन पे गए होगे तो आपको पता होगा कि वहां पे प्लेटफॉर्म पे, उसमें भी खास करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स पे बहुत बड़े बड़े पंखे होते हैं, उसको हाथ से घुमाओ नहीं घूमेंगे, क्यों? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। चलो उससे भी बड़ी बात, आपको पता है ना वो स्टैंडिंग फैन आता है, स्टैंडिंग फैन ऐसे वो चकड़ा यहाँ पे घूमता रहे, उसको घुमाओ इजीली घूमेगा, बट उसी की जगह पे विंड मिल को घुमाओ, आप घूमते हो जाओगे बट वो नहीं घूमेगा, इतना हैवी होता है, राइट? उसका मतलब क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? विंड मिल का ज्यादा है। इसलिए कितनी भी तेज हवा चले तो विंड मिल धीरे 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 घूमती रहती है, और यहाँ पे थोड़ी सी भी हवा चले तो पंखा जल्दी से घूमना स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड्स, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। सम ऑफ द प्रोडक्ट मतलब किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल
मास प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कंस्टिट्यूइंग द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और वो r1 डिस्टेंस दूर है, तो m1 r1 स्क्वायर। ऐसे दूसरा मास होता तो m2 r2 स्क्वायर, तीसरा होता तो m3 r3 स्क्वायर, ऐसे ही n होता तो mn rn स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। सबका सम करना है, देखो लिखा सम ऑफ द प्रोडक्ट। डन, क्लियर हो गया बेटा? पक्का? क्या बोलो रब क्यों कर रहे हो सर? हमने नहीं लिखा, रुको नेक्स्ट पेज में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट पेज में डिटेल में लिखा हुआ है, फिलहाल इतना लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन है, ये उसकी डेफिनेशन है। इंट्रोडक्शन में यहाँ से लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़े बेटा। ओके, आई होप लिख लिया होगा सबने। डन, ये रहा देखो एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन, ठीक है। कंसिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो ओमेगा के वेलोसिटी से घूम रही है रिजिड बॉडी। कितने पार्टिकल हैं? m1 है, m2 है, m3 है। m1 r1 दूर है, m2 r2 दूर है, m3 r3 दूर है। अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू ओ, और वो रोटेट कहाँ पे हो रही है? अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू ओ, एज शोन इन फिगर। सपोज द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स हैं उस बॉडी में, और सबके मास कितने हैं? m1 m2 m3 अप टू mn, situated at distance of r1 r2 r3 up to rn respectively from the axis of rotation। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस ओजेड, क्योंकि वो रोटेट ओजेड के हिसाब से हो रहा है, तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? m1 r1 स्क्वायर, दूसरे के लिए m2 r2 स्क्वायर, तीसरे के लिए m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। तो उसको हमारी भाषा में क्या लिख सकते हैं? देखो समेशन है तो मैथ्स की भाषा में उसको नॉर्मल फॉर्मेट में समेशन mi ri स्क्वायर। आई कहां से स्टार्ट होगा? 1 से लेके n तक, मतलब पहले 1 डालो प्लस फिर 2 डालो प्लस फिर 3 डालो प्लस अप टू n डाल दो। आ गया समझ में? m मतलब मास, मास मतलब केजी, और r मतलब डिस्टेंस, मतलब केजी मीटर स्क्वायर, उसका क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा, और सीजीएस यूनिट होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास का m1, लेंथ का l2, और टाइम तो है नहीं इसलिए m1 l2 t0। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। लिख लिया सब लोगों ने? ओके, देन आगे बढ़ते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरी क्यों है? ये सिर्फ समझाने के लिए, नहीं लिखो चलेगा। जैसे द मास ऑफ अ बॉडी रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर मोशन, इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। इनर्शिया को कैसे मेजर कर सकते हैं लीनियर मोशन में? तो मास आप मेजर कर लो तो वो उसका इनर्शिया हो गया। Similarly, the moment of inertia of a body about an axis of rotation resists a change in its rotational motion। अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो क्या करेगा? रोटेशनल मोशन को वो क्या बोल सकते हैं? रेजिस्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। द ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी द ग्रेटर इज टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ रोटेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक विंड मिल का एग्जांपल दिया और एक आपको फैन का एग्जांपल दिया, बराबर है? अब विंड मिल इतनी हैवी होती है तो क्यों? आई का फॉर्मूला देखो बेटा, आई इज इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर, समेशन आगे लगा देता हूं मैं, ठीक है? मतलब मास का मास तो ज्यादा ही होगा, और उसकी ब्लेड्स भी कितनी बड़ी होती है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मतलब उतना हमें वहां पे टॉर्क लगाना पड़ेगा। दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी कैन बी रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताएगा? रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जैसे मास क्या बताएगा? लीनियर इनर्शिया, वैसे ही ये क्या बताएगा? रोटेशनल इनर्शिया बताएगा। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी प्लेज द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन एज द मास प्लेज इन द लीनियर। जैसे वो लीनियर मोशन में मास का काम है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में काम का है। That is why moment of inertia is called rotational analog of motion mass in linear motion। जैसे लीनियर मोशन में मास होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो इसलिए वहां पे उसको एनालॉगी बोलते हैं। एनालॉगी मतलब लीनियर मोशन में जो जो काम करता है वो रोटेशनल मोशन में ये काम करेगा। ठीक है बेटा, जिनको लिखना है अच्छी बात है, नहीं लिखना इट्स ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फैक्टर्स ऑन विच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ मैनर इन विच द डिफरेंट पार्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या था फॉर्मूला? समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस और जितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात है। Unlike mass, it is not a fixed quantity as it depends on the position and orientation of the axis of rotation with respect to the body as a whole. मास एक फिक्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं है, बराबर है। क्यों? क्योंकि हर एक, देखो वही ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उस पर ज़्यादा मास लगा दिया, सारे पार्टिकल्स चेंज कर दिए, तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ? पोजीशन चेंज हो जाएगी, आर आई चेंज हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। इसलिए आप देखो ना, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रोटेट करना है और इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रोटेट करना है इस हिसाब से, एक तो उसको सेंटर से रोटेट करना है, एक और इसको साइड से रोटेट करना है, कौन इजीली रोटेट हो पाएगा? ये, क्योंकि यहाँ पे मास सब में सेम है पर इनका डिस्टेंस हर बार अलग है। वैरेज इधर देखो, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, इनका डिस्टेंस, जो अलग अलग पॉइंट्स है उन सबका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उनकी पोजीशन पे भी फर्क पड़ता है, राइट? ये मास की तरह नहीं है जो फिक्स है। तो पहला किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी, ऑफ कोर्स मास ऑफ द, क्योंकि फॉर्मूला ही वही है, आई इज इक्वल टू एम आई एम आर स्क्वायर। दूसरा साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, ये भी है, क्योंकि साइज और शेप के हिसाब से उसका पोजीशन हमें पता चलेगा। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे मास कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पे ज्यादा मास है यहाँ पे कम मास है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। चौथा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस मतलब मैंने आपको बता दिया, एक यहाँ से रोटेट करो, एक यहाँ से रोटेट करो, कौन इजीली रोटेट होगा? तो ये वाला, बराबर है। तो ये चार चीजों पे डिपेंड करेगा, ओके, ठीक है बेटा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं, दो एप्लीकेशन है, ये आप सिर्फ आपको पता चले कि बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहला, a heavy wheel called flywheel is attached to the shaft of steam engine automobile engine. Because of its large moment of inertia, the flywheel opposes the sudden increase or decrease of the speed of the vehicle. अगर किसी को भी थोड़ा बहुत भी ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट होगा तो उन्हें पता होगा दैट कि भाई ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके अंदर शाफ्ट आते हैं, इंजिन के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? रोटेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था बेटा कि भाई शाफ्ट के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही इंजन, उसमें वो आप गियर बदलते हो, शाफ्ट चेंज होता है, तो आप बोलो सर गियरलेस व्हीकल में भी होता है, बराबर है। बट इसमें ऐसा है कि सबका वर्किंग अलग होता है। उसमें गियरलेस व्हीकल में ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, ऑटोमेटिक गियर वाली भी अब गाड़ियाँ आ रही है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको इजीली क्लियर हो जाए। ये रहा देखो, ये व्हीकल है, ये आगे का बोनेट है, ठीक है, और ये आपका पीछे का रेयर व्हील्स है, समझ पा रहे हो? ये है प्रोपेलर शाफ्ट। जैसे यहाँ से गियर चेंज करोगे ये शाफ्ट चेंज होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे ड्राइव शाफ्ट चेंज होगा। शाफ्ट क्यों रखेंगे उसका रीजन है, क्योंकि जैसे ही आपने गियर चेंज किया, आपने एक्सेलरेटर पे पैर दबा, धूम करके वो भागेगा, और इतनी सडन स्पीड होगी, आपको जर्क लगेगा और सडनली इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, तो मे बी कंट्रोल हो या ना भी हो। इसलिए प्रोपेलर शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट रखी जाती है जिससे स्पीड में इतना सडन चेंज ना हो। बेसिकली है तो वही, बराबर है, सडन चेंज ना हो, दैट इज वो घूम रहा है उतनी स्पीड से ही घूमे, धीरे धीरे चेंज हो, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना तो जैसे ऐसे ही लीवर देंगे 60, तो विद इन अ सेकंड 60 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, बट ऐसा ना हो, उसके लिए ये शाफ्ट लिया जाता है और ये ड्राइव शाफ्ट होता है। दूसरा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, हाँ देखो आगे दिया हुआ, इट अलाउज अ ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीड एंड प्रिवेंट्स जर्की मोशन, जैसे मैंने बताया जर्क होने से, वैसे झटका जिसको बोलते हैं, एंड हेंस एंश्योर स्मूथ राइड फॉर द पैसेंजर। और अगर मान लो कि भाई गियर चेंज करने में झटके आ रहे हैं, तो समझ लेने के शाफ्ट का प्रॉब्लम है। अगर शाफ्ट बिगड़ा, तो आपको पूरा बदलना पड़ेगा इंजन, और बहुत खर्चा आता है, ठीक है। दूसरा है, इन अ बाइसाइकिल, ब्लक कार्ट एक्सेट्रा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज्ड बाय कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द मास at the rim of the vehicle and connecting the rim to the axle through the spokes.
बुलक कार्ट देखा है, ये रहा देखो बुलक कार्ट, इसका पूरा मास, मेजोरिटी ऑफ मास आप देख सकते हो, ये जो भैया हैं वो मेजोरिटी ऑफ मास ये पूरा देख पा रहे हो ना, इसको बोलते हैं रिम, समझ रहे हो, बाहर होगा। क्यों ऐसा होगा? सो दैट कि पूरा मास रिम पे हो, तो जितना मास दूर जितना होगा आर आई, दैट इज इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो जिसके कारण क्या होगा, इवन आफ्टर वी स्टॉप पेडलिंग, देखो इनर्शिया इज बेसिकली व्हाट, अगर आप मूव कर रहे हो तो मूव ही करते रहोगे, और अगर आप खड़े हो तो खड़े ही रहोगे। तो एक बार अगर आपने पैडल दे दिया, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो एक बार पैडल देने से ही बाइसिकल का आप दूर तक जा सको। क्यों? द रीजन इज कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा है, मतलब वो अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप होने नहीं देगा, और स्टॉप कर रहा है, स्टॉप है तो उसको मूव करने नहीं देगा। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात है। इसलिए इवन आफ्टर वी स्टॉप पेडलिंग, द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर सम टाइम ड्यू टू द लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बराबर है, ये है इस हिसाब से, ये बुलेट कार्ट है। इवन आप बाइसाइकिल भी देख सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, पक्का लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं, और डायग्राम्स नहीं बनाने। हाँ, ओके बेटा, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं, छोटा सा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर काफी बड़ा होगा, इसलिए पहले से ही रेडी रहना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक साथ 3-4 टॉपिक कराऊंगा, और वो भी बड़े बड़े और मोस्ट आईएमपी। सो आई विश कि आप अच्छे से ये टॉपिक दिमाग में फिट कर लो और लिख लो। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल। ओके।